वेलकम एवरीवन। अभी तक हमने साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में तीनों टेस्ट किए हैं, हिंदी में और इंग्लिश में। अब ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है जो है मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन मेथड। आइए देखते हैं इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कैसे लिखना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है ये। नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखेंगे तो मेमोराइजेशन थ्रू पेयर्ड एसोसिएशन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। इसमें हम सबसे पहले बताएंगे मीनिंग ऑफ मेमोरी। मेमोरी क्या है इसके बारे में बताएंगे। मेमोरी रिफर्स टू द processes that are used to acquire, store, retain and later retrieve information। मेमोरी वह है जो किसी प्रोसेस को या इंफॉर्मेशन को अक्वायर करती है, स्टोर करती है, रिटेन करती है और कुछ समय पश्चात हमें उसे रिकॉल कराती है, हमें उसके बारे में नॉलेज होता है, या मेमोरी है। वी कैन सी इंडिकेशंस ऑफ मेमोरी ऑल अराउंड अस। हम मेमोरी के बहुत सारे इंडिकेशंस अपने आसपास देखते हैं। देयर आर 3 मेजर प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन मेमोरी। मेमोरी में 3 मेजर प्रोसेसेस होते हैं जिन्हें हम मॉडर्न प्रोसेस ऑफ मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। पहला है एनकोडिंग। एनकोडिंग इन स्टोर to form new memories, information must be changed into a usable form, which occurs through the process known as encoding, जो है encoding के नाम से जाना जाता है। Storage है, once information has been successfully encoded, it must be stored in memory for later use। एक बार जब इंफॉर्मेशन एनकोड हो जाती है सक्सेसफुली, तब वह हमारे मेमोरी में स्टोर्ड हो जाती है फर्दर टाइम के लिए। रिट्राइवल है नेक्स्ट। तो मच ऑफ दिस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन लाइज आउटसाइड ऑफ आवर अवेयरनेस most of the time, except when we actually need to use it। The retrieval process allows us to bring stored memories into conscious awareness। जो retrieval process होता है वो हमें अलाउ करता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में स्टोर की गई है उसे हम कॉन्शियस अवेयरनेस दें, उसके बारे में हम अचेतन रूप से अवेयर रहें। डेफिनेशन ऑफ मेमोरी है अकॉर्डिंग टू जेम्स ट्रेवर, 1952 में इन्होंने डेफिनेशन दी थी। मेमोरी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक विच अंडरलाइन ऑल लर्निंग, द एसेंशियल फीचर्स ऑफ विच इज रिफ्लेक्शन। इन नैरो सेंस इट इज रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। अगर नैरो मीनिंग में बात करें तो मेमोरी जो है रिकॉल करना और रिकॉग्निशन करना कहते हैं। हम कैसे याद कर पा रहे हैं, उस चीज़ को कैसे पहचान पा रहे हैं, यही मेमोरी है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ ने एक डेफिनेशन दी है। देन अकॉर्डिंग टू रेबर ने एक डेफिनेशन दी है। देन है एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के कुछ जो है एलिमेंट्स हैं, जिसमें पहला है लर्निंग। हम अधिगम कैसे करते हैं, ये मेमोरी का एक जो है एलिमेंट है। एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स लर्निंग इमीडिएटली आफ्टर हिज बर्थ। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है या किसी का जन्म होता है, वैसे ही वह सीखना चालू कर देता है। इनफैक्ट अगर हम स्ट्रिक्टली सेंस में गए हैं तो बच्चा अपने माँ के गर्भ से ही सीखना चालू कर देता है। ये लर्निंग के बारे में है। देन है एलिमेंट रिटेंशन। रिटेंशन मीन्स मेकिंग परमानेंट द रिमेन्स ऑफ द एक्सपीरियंस। मतलब जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो हम परमानेंट कैसे कर पा रहे हैं, इसको हम रिटेंशन कहते हैं। देन है रिकॉल। इट इज़ द एक्टिविटी in memory by which the remains of the experiences made permanent are brought back to the conscious level। ये है रिकॉल के बारे में। देन है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में आइदर बी डेफिनेट और इनडेफिनेट।
A person recognizes a friend immediately. He sees him and is perfectly aware of everything about his person. This is being an example of the identity recognition. मतलब हम किसी चीज़ की पहचान कैसे कर पाते हैं, उसे देखते ही हम किसी चीज़ को पहचान लेते हैं, ये रिकॉग्निशन में आएगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल के बारे में भी बताया गया है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। देन है मेमोराइजेशन। अभी तक हमने बात की मेमोरी की, अब हम बात करते हैं मेमोराइजेशन की। मेमोराइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कमिटिंग समथिंग टू मेमोरी। मेमोरी से जब हम किसी चीज़ की कमिटमेंट करते हैं तो उसे हम मेमोराइजेशन कहते हैं। मेंटल प्रोसेस undertaken in order to store in memory for later recall items such as experiences, names, appointment, addresses, telephone। जैसे कि हम कुछ चीज़ें परमानेंट के लिए याद कर लेते हैं। कोई हमारा एक्सपीरियंस हुआ, वो किसी का नाम हुआ, कोई अपॉइंटमेंट हुई, कोई एड्रेसेस हुए, टेलीफोन नंबर्स हैं, लिस्ट है, स्टोरीज़ हैं, पोएम्स हैं, पिक्चर्स हैं, मैप्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें याद हो जाती हैं एक बार देखने पे ही। देन है डेवलपमेंट ऑफ मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन का डेवलपमेंट कैसे होता है? विद इन द फर्स्ट 3 years ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ दे बिगिन टू स्लो साइन ऑफ द मेमोरी। मतलब जब बच्चा जब 3 साल का होता है तभी से उसमें मेमोरी के साइंस दिखने लगते हैं कि अब उसकी मेमोरी बनना स्टार्ट हो गई है। दैट इज़ द लेटर इम्प्रूव्ड इनटू देयर एडोसेलेंट ईयर। फिर जब वो किशोरावस्था में जाता है तो ये इम्प्रूव होती है। दिस इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड वर्किंग मेमोरी। ये मेमोरी के प्रकार होते हैं जो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और वर्किंग मेमोरी इसमें सब में आ जाती है। देन है टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी जो है 2 टाइप्स की है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी को फर्दर कैटेगराइज किया गया है एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी में। एक्सप्लिसिट मेमोरी जो है वो कॉन्शियस मेमोरी होती है। इसके फर्दर 2 कैटेगराइजेशन है। एपिसोडिक मेमोरी, जो इवेंट्स दैट हैपन टू यू, मतलब जो भी इवेंट हमारे साथ होते हैं उससे हम कैसे याद कर पा रहे हैं, ये एपिसोडिक मेमोरी है। देन है सिमेंटिक मेमोरी, जो भी जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ड है, जैसे कि कोई भी सामान्य ज्ञान हम याद रख पाते हैं तो उसे हम सिमेंटिक मेमोरी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी में, जो अनकॉन्शियस होती है, हमारी अचेतन होती है ये। इसमें है प्रीमिंग मेमोरी। देन है प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी का एक एग्जाम्पल है मोटर। शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में है कि हम इसे भूल जाते हैं 20 से 30 सेकंड के बाद। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है अ फोन नंबर, अ पर्सन्स नेम एंड व्हाट यू आर गोइंग टू बाय फ्रॉम द मार्केट आर स्टोर्ड इन योर शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी। जो हम मार्केट से कुछ लेने जाते हैं, कोई फ़ोन नंबर है, किसी पर्सन का नाम है, हम मिले भूल गए, तो ये सब हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है, जो परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी इंफॉर्मेशन होती है। देन है लॉन्ग टर्म मेमोरी। आवर लॉन्ग टर्म मेमोरीज आर बिट मोर कॉम्प्लेक्स देन आवर शॉर्ट टर्म मेमोरीज। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है। एनीथिंग दैट हैपेंड मोर देन अ फ्यू मिनट्स अगो, कुछ भी जो थोड़ी देर पहले हुआ होता है वुड बी स्टोर्ड इन लॉन्ग मेमोरी, वह हमारी लॉन्ग मेमोरी में स्टोर्ड हो जाता है। ये लॉन्ग मेमोरी के बारे में है। देन है एक्सप्लिसिट मेमोरी। इसका एग्जाम्पल है द नेम ऑफ आवर चाइल्डहुड डॉग। हमारे चाइल्डहुड डॉग का क्या नाम था, हमारी बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम था, ये हम याद कर पाते हैं, तो ये हमारा एक्सप्लिसिट मेमोरी है। एपिसोडिक मेमोरी, जो हमारे साथ इवेंट्स हुए होते हैं वो हमें याद होते हैं, तो ये हमारा एपिसोडिक मेमोरी में आ जाएगा। देन है सिमेंटिक मेमोरी।
सीमेंटिक मेमोरी में आता है जो भी हम जनरल इंफॉर्मेशन को याद रख पाते हैं, जैसे कि स्काई का कलर ब्लू होता है, ये सब सीमेंटिक मेमोरी में आ जाएगा। देन है इम्प्लिसिट मेमोरी, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। इसमें एग्जाम्पल है राइडिंग अ बाइक और स्पीकिंग अ लैंग्वेज। किसी बाइक को चलाना, कैसे चलाना है, ये हमारा इम्प्लिसिट मेमोरी में आ जाएगा। इम्प्लिसिट मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं। प्राइमिंग मेमोरी, इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच previous experience increases the general accessibility of the conceptual category। मतलब जो हमारा कोई एक्सपीरियंस होता है, किसी चीज़ को हमने किया, उससे जो हमारा एक्सपीरियंस मिलता है वो हमारी जर्नल एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, ये प्राइमिंग मेमोरी में आएगा। फिर है प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी, या इम्प्लिसिट मेमोरी का ही एक टाइप होता है। अलाउज अस टू डू सर्टेन टास्क विदाउट थिंकिंग अबाउट देम। ये प्रोसीजरल थॉट्स होते हैं जिनके बारे में हम बिना विचार किए इनको करते हैं। ये है प्रोसीजरल मेमोरी के बारे में डिस्क्रिप्शन में, इसे आप लोग देख सकते हैं, इसे कॉपी भी कर सकते हैं आप लोग। देन है मेथड्स ऑफ मेमोराइजिंग। मेमोराइजिंग के कौन कौन से मेथड हैं, तो रिपीटेड रिसीटेशन है। रिपीटेशन और री रीडिंग अ लेसन फिक्सेस इट ड्यूरेबली, बट रिसीटेशन फिक्सेस इट मोर ड्यूरेबली। रिसीटेशन मीन्स रिसीटिंग टू वन सेल्फ, लेट द रीडर रीड हिज लेसन ट्वाइस और थ्राइस एंड देन रिसाइट इट टू हिमसेल्फ। जब हम किसी लेसन को एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, फिर उसे याद करने की कोशिश करते हैं, तो ये रिपीटेड रिसीटेशन में आएगा। देन है होल और पार्ट लर्निंग। इन मेमोराइजिंग अ लॉन्ग लेसन शुड बी डिवाइडेड इट इनटू पार्ट्स और स्टडी ईच पार्ट by itself till mastered or read the whole lesson repeatedly। इसका मतलब है कि जब हम किसी लेसन को पढ़ते हैं, अगर वो लंबा होता है तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि पहले इतना पढ़ेंगे, देन इतना पढ़ेंगे, तो ये हमारा होल एंड पार्ट लर्निंग में आ जाएगा। देन है स्पेस्ड एंड अनस्पेस्ड लर्निंग। वी शुड रिपीट अ लेसन टिल वी हैव मास्टर्ड इट एट वन सिटिंग एंड इट should we learn it once or twice a day till we have mastered it। The greater is the interval between the one repetition and the another at the one sitting, the less is the time required to memorize the matter। क्रैमिंग एंड लॉजिकल मेमोरी है। Unintelligent memorizing or cramming is not effective. It cannot be incorporate the matter into the mental structure and fixes it durably. It cannot establish association between the matter and other ideas in the mind। ये है क्रैमिंग मेमोरी के बारे में। देन है एक्टिव एंड पैसिव मेथड। एक्टिवली जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो एक्टिव मेथड में आ जाता है। देन है मेमोराइजिंग बाय अल्टरेशन इज द एक्टिव मेथड, वाइल मेंटल रेपिटेशन, बार बार किसी चीज़ को पढ़ते रहना, ये पैसिव मेथड में आ जाएगा। देन है ग्रुपिंग एंड रिदम। मेमोराइजेशन इज कंसिडरेबली फैसिलिटेटेड बाय रिदम एंड ग्रुपिंग। फिर है एसोसिएशन। एसोसिएशन एज अ फैक्टर विच keeps memorization is not less important than the other। ये है एसोसिएशन के बारे में। फिर है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी। मेमोरी को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में हम देखते हैं तो इसमें है सुटेबल मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन। हमारी मेंटल और फिजिकल कंडीशन कैसी है, ये हमारी मेमोरी को इफ़ेक्ट करता है बहुत ज़्यादा।
देन है मेंटल सेट, कैसा मेंटल स्ट्रक्चर है और मेंटल सेट कैसा है किसी इंडिविजुअल का, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा उसके मेमोराइजेशन को। देन है अटेंशन, कितना व्यक्ति किसी चीज़ को अटेंशन दे पा रहा है, कितना उस पर ध्यान दे पा रहा है, ये मेमोराइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देन है इंटेंशन, किस पर्पस से वो लर्निंग की जा रही है, ये इंटेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है मेमोराइजेशन के लिए। फीलिंग, हमारी फीलिंग क्या है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन है स्लीप और रेस्ट, हम अच्छे से सो पा रहे हैं या नहीं, प्रॉपर रेस्ट ले पा रहे हैं या नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देन है मोटिव्स, हमारे क्या पर्पस हैं, ये भी डिपेंड करेगा। एफर्ट्स, हम क्या क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं मेमोराइजेशन के लिए, ये भी इफेक्ट करेगा। देन है एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स में एटमॉस्फेयर आएगा, एटमॉस्फेयर भी इम्पॉर्टेंट है, इफेक्ट करता है। देन है नॉइज़, शोर शराबा बाहर का, फिजिकल कंडीशंस कैसी हैं बाहर की। देन है स्पेसिफिक फैक्टर, इसमें है नेचर ऑफ द मटेरियल टू बी मेमोराइज्ड, कौन सा मटेरियल जो है हम मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। देन सेकेंड है मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ मेमोराइजेशन, कौन से मेथड और टेक्निक्स का हम यूज़ कर रहे हैं मेमोराइजेशन के लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन है मेमोरी स्पैन, memory span is the number of things that a subject is able to repeat successfully immediately after he has learned them, मतलब मेमोरी स्पैन वह है जो हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और उसे हम दोहरा पा रहे हैं उसे पढ़ने के बाद। ऑडिटरी स्पैन मेमोरी स्पैन होता है और विजुअल मेमोरी स्पैन होता है, ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में है। ऑडिटरी मेमोरी स्पैन, देन है यूजुअल मेमोरी स्पैन। फिर आप देखते हैं इसमें कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मेमोराइजेशन थ्रू पेयर्ड एसोसिएशन मेथड इसमें लिखेंगे। देन है ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं, टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन थ्रू पेयर्ड एसोसिएशन मेथड, मतलब हमारा इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि हम प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन को जान सकें। स्टडी द ग्राफ ऑफ मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन के ग्राफ को जान सकें। डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की डिटेल्स लिखेंगे। देन एक्सपेरिमेंट, जो कर रहा है उसकी डिटेल्स लिखेंगे और एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल्स लिखेंगे। फिर मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे हम, तो इसके लिए हमें 12 कार्ड्स चाहिए होते हैं, 7x5 इंचेस के वो बनेंगे। देन स्टॉप वॉच चाहिए होती है, ग्राफ पेपर चाहिए होते हैं और स्टेशनरी चाहिए होती है। प्रीलिमिनरी प्रिपरेशन लिखेंगे कि हमने क्या क्या तैयारियां की पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12 कार्ड्स ऑफ 7x5 इंचेस वर प्रिपेयर्ड, पहले तो हम 12 कार्ड्स प्रिपेयर करेंगे 7x5 इंचेस के, फिर उनको अरेंज करेंगे प्रॉपर वे में, सीक्वेंस में, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे और स्टॉप वॉच रखेंगे जो 2 सेकंड के लिए उसमें टाइम सेट करेंगे। एक्सपेरिमेंट शुड बी डन इन साइलेंट इन्वायरमेंट, साइलेंट इन्वायरमेंट में एक्सपेरिमेंट कराएंगे। देन है प्रिकॉशंस, क्या क्या हम लेंगे। सब्जेक्ट शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, कार्ड शुड नॉट बी शोन, कार्ड उससे पहले से नहीं दिखाने चाहिए। कार्ड शुड बी सफल्ड प्रॉपरली बिफोर फर्स्ट ट्रायल, कार्ड पूरी तरह से सफल्ड होना चाहिए। ईच कार्ड मस्ट बी शोन फॉर 2 सेकेंड, ईच कार्ड, हर एक कार्ड को हम 2 सेकेंड के लिए दिखाएंगे, उसके बाद हम यही सीक्वेंस जो है फॉलो करते चले जाएंगे 12 कार्ड्स के लिए। देन है वर्ड शुड बी बोल्ड एंड क्लियरली रिटन ऑन द कार्ड्स, कार्ड्स पर जो हम वर्ड लिखेंगे वो बोल्ड में लिखेंगे और क्लियर होने चाहिए वो। सब्जेक्ट शुड नॉट बी परमिटेड टू गो एनीवेयर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, सब्जेक्ट को यह अनुमति नहीं होती है कि वह एक्सपेरिमेंट के थ्रू कहीं जाए। देन है इंस्ट्रक्शंस, हम क्या देंगे ये लिखेंगे। 12 कार्ड्स विल बी शोन टू यू 1 by 1, हम ये अपने सब्जेक्ट को बता देंगे कि हम आपको 12 कार्ड्स दिखाएंगे 1 by 1, एक बार एक साइड फिर दूसरी बार दूसरी साइड। लर्न द वर्ड रिटन ऑन द बोथ साइड of the cards, 2 seconds will be given to
लर्न दोज कार्ड्स, मतलब आपको 2 सेकेंड्स मिलेंगे इन कार्ड्स को लर्न करने के लिए और आपको आगे पीछे जो भी लिखा है उसे याद करना है। देन आफ्टर इंटरवल, देन 2 मिनट के बाद हम उनसे पूछेंगे उनका स्टिमुलस क्या रहा, वर्ड क्या है, फिर वो रिस्पॉन्स करेंगे सब्जेक्ट। इफ सब्जेक्ट फेल्स टू रिस्पॉन्स देन सी विल बी शोन अ न्यू वर्ड ऑन द नेक्स्ट कार्ड। अगर सब्जेक्ट फेल हो जा रहा है तो हम दूसरा कार्ड दिखाएंगे, फिर दूसरे पे पूछेंगे, इसी तरह हम 12 कार्ड्स के लिए पूछते चले जाएंगे। द मोर प्रोसीजर विल कंटिन्यू अंटिल द सब्जेक्ट लर्न, जब तक हमारे सब्जेक्ट को सारे ही कार्ड्स लर्न नहीं हो जाएंगे तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे। देन हम लिखेंगे इसमें प्रोसीजर क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शन आर गिवन, इंस्ट्रक्शन हमने दे दिए। देन द 4 कार्ड्स हैविंग मीनिंगफुल वर्ड आर शोन टू द सब्जेक्ट ईच फॉर 2 सेकेंड। फिर हम जो मीनिंगफुल वर्ड्स के हमारे कार्ड्स होंगे 4 कार्ड्स, उनको हम दिखाएंगे अपने सब्जेक्ट को। फॉलोइंग अबाउट पैटर्न 4 कार्ड्स हैविंग मीनिंगफुल मीनिंगलेस, फिर हम दिखाएंगे जो मीनिंगफुल और मीनिंगलेस के 4 कार्ड्स होंगे उनको अपने सब्जेक्ट को दिखाएंगे। फिर लास्ट में 4 कार्ड्स हमारे जो मीनिंगफुल वर्ड और नंबर के होंगे वो दिखाएंगे अपने सब्जेक्ट को। इसके बाद आफ्टर शोइंग ऑल कार्ड्स, सारे कार्ड्स दिखाने के बाद 2 मिनट का रेस्ट देंगे और कार्ड अगेन सफल करके लगा देंगे प्रॉपरली। फिर जो है अपने सब्जेक्ट का रिस्पांस नोट करेंगे हम, जितने भी राइट और रॉन्ग रिस्पांस आएंगे उनकी एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। ये प्रोसीजर जो है 12 कार्ड्स के लिए करते जाएंगे। देन इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट लिखाएंगे हम अपने सब्जेक्ट से कि सब्जेक्ट ने क्या जाना है। अब हम इसमें इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट लिखाएंगे अपने सब्जेक्ट से कि सब्जेक्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को करते टाइम क्या फील किया और इससे क्या सीखा। तो ये इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट है। इसके बाद लास्ट में अपने सब्जेक्ट के जो साइन ले लेंगे इस पर। देन इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, जो 12 कार्ड्स हमने दिखाए हैं अपने सब्जेक्ट को उसका क्या रिस्पॉन्स रहा है। इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी, इसमें जो है सीरियल नंबर पहले लिखेंगे, फिर वर्ड्स जो है लिखेंगे, फिर उसके पेयर्ड वर्ड क्या रहे हैं ये लिखेंगे और नंबर ऑफ ट्रायल, कितने ट्रायल हमारे गए हैं इसको लिखेंगे। तो पहला हमारा जो पेयर था वो मीनिंगफुल और वर्सेस मीनिंगफुल का था, इसमें 4 कार्ड्स थे, इसके वर्ड्स को लिख देंगे और रिस्पॉन्स इसमें दिखाएंगे। फिर जो है मीनिंगफुल और मीनिंगलेस का था, तो इसके 4 कार्ड्स में क्या था ये लिख देंगे और इसके रिस्पॉन्स दिखा देंगे। देन लास्ट में था मीनिंगफुल वर्सेस नंबर, तो इसमें मीनिंगफुल वर्ड और नंबर लिख के रिस्पॉन्स दिखा देंगे सब्जेक्ट का। फिर इसके बाद टोटल नंबर ऑफ राइट रिस्पॉन्स कितने थे इस ट्रायल में ये दिखाएंगे और टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग रिस्पॉन्स कितने रहे ये दिखा देंगे। ऐसे आप कार्ड्स को शो कर सकते हैं इसमें। देन है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। अब हम जितने भी ट्रायल जाएंगे आपके उनका इंटरप्रिटेशन आप करेंगे। तो इसमें फर्स्ट ट्रायल है जिसका इंटरप्रिटेशन दिया गया है कि इसमें कितने रॉन्ग रिस्पॉन्स हमारे सब्जेक्ट ने दिए और कितने राइट रिस्पॉन्स दिए, उसके बारे में आप लिखेंगे। और मीनिंगफुल वर्सेस मीनिंगफुल का ये पेयर है, ये पूरा बता देंगे आप। देन मीनिंगफुल और मीनिंगलेस में कितने सही और कितने गलत रिस्पॉन्स दिए। देन मीनिंगफुल एंड नंबर में कितने सही और कितने गलत रिस्पॉन्स हैं ये बता देंगे। फिर उसके बाद ट्रायल नंबर 2 इसमें लिखेंगे हम, तो इसमें भी बता देंगे कि मीनिंगफुल वर्सेस मीनिंगफुल में कितने सही रिस्पॉन्स आए, मीनिंगफुल वर्सेस मीनिंगलेस में कितने राइट एंड रॉन्ग रिस्पॉन्स आए। देन है मीनिंगफुल वर्सेस नंबर में कितने राइट एंड रॉन्ग रिस्पॉन्स आए ये बता देंगे। इसी तरह ट्रायल 3 का बताएंगे, फिर ट्रायल 4 का बताएंगे, फिर ट्रायल 5 का बता देंगे आप इंटरप्रिटेशन, ट्रायल 6, ट्रायल 7, ट्रायल 8, जितने भी ट्रायल आपके जाएंगे आप सबका इंटरप्रिटेशन कर देंगे। देन आप एक ग्राफ शो करेंगे इसमें, ये जो है राइट रिस्पॉन्स का ग्राफ है, इसमें आप एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ ट्रायल को शो करेंगे और वाई एक्सिस पे
नंबर ऑफ राइट रिस्पॉन्स को शो करेंगे। तो फर्स्ट ट्रायल पे कितने राइट रिस्पॉन्स थे वो आप शो कर देंगे। देन सेकेंड, थर्ड, जितने भी आपके ट्रायल जाएंगे उसमें कितने राइट रिस्पॉन्स हैं वो आप इस ग्राफ पे शो करेंगे। तो आपकी ये लाइन बन जाएगी ऐसे ही अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसका रिजल्ट आप बता देंगे ग्राफ का। तो ग्राफ का भी आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे आपने कितना लिया है, कितने सेंटीमीटर पे आप कितना ट्रायल और कितना रिस्पांस रख रहे हैं ये बताएंगे और अपनी ग्राफ की पूरी इंटरप्रिटेशन लिख देंगे। देन है सेकंड ग्राफ, इसमें आप जो है एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे नंबर ऑफ ट्रायल्स। देन वाई एक्सिस पे आप दिखा देंगे नंबर ऑफ रॉन्ग रिस्पॉन्सेस, कितने रॉन्ग रिस्पॉन्स बताए हैं आपके सब्जेक्ट ने ये आप दिखा देंगे। और ये एक्सपेरिमेंट आपको तब तक करना होता है जब तक लगातार 3 बार आपका सब्जेक्ट जो है सही सारे जवाब ना दे दे। इसीलिए लास्ट में जो आप रॉन्ग रिस्पॉन्स दिखाएंगे वो 0-0 पे आपका आएगा और 3 बार ये आएगा ऐसे करके। 2 बार भी कर सकते हैं आप, 3 बार भी दिखा सकते हैं। देन ग्राफ सेकेंड का इंटरप्रिटेशन आप दिखा देंगे। फिर आप कंक्लूजन दिखाएंगे इसमें। आफ्टर ऑब्जर्विंग द ऑब्जर्वेशन टेबल वी कैन सी दैट इट इज इजी टू मेमोराइज मीनिंगफुल वर्ड एज कंपेयर टू मीनिंगफुल वर्सेज मीनिंगलेस वर्ड। इसमें हम बताएंगे कि मीनिंगफुल वर्ड याद करना ज़्यादा ईजी था कंपैरिजन टू मीनिंगफुल वर्सेज मीनिंगलेस के लिए, और मीनिंगफुल वर्सेज नंबर के लिए भी टफ था बिकॉज वी कैन ईजिली एसोशिएट द मीनिंगफुल वर्ड्स साइमल्टेनियसली द रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड इज ईजी बट ड्यू टू सेवरल एफर्ट्स। तो ये था हमारा कंक्लूज़न। इसके बाद आप रेफरेंस के लिए 2 से 4 बुक या 5 बुक का रेफरेंस दे सकते हैं मेमोराइजेशन के लिए कि इसका कंटेंट आपने कहाँ से लिखा है। इसमें साइकोलॉजी की कोई भी बुक आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।